इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है? द एनर्जी दैट ऑब्जेक्ट एक्वायर ड्यू टू चेंज इन इट्स कॉन्फ़िगरेशन, राइट? जब हम किसी सिस्टम को डिफॉर्म करते हैं तो हम एक फोर्स अप्लाई करते हैं. दैट फोर्स विल डू सम वर्क टू डिफॉर्म द सिस्टम. दैट वर्क गेट कन्वर्टेड इनटू इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी, राइट? So elastic potential energy is the energy acquired by object due to its configuration. ठीक है? When a system is deformed, by application of a deforming force, then work done by force is stored as elastic potential energy. Right? ठीक है. सो व्हाट इज द इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी? किसी भी सिस्टम को जब हम डिफॉर्म करते हैं, यानी उसका शेप और साइज में चेंज होता है, तो उसकी एनर्जी चेंज होती है. जितना वर्क उसको डिफॉर्म करने में या उसकी शेप साइज को चेंज करने में होता है, दैट इज स्टोर्ड एज ए इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी, राइट? हो जाए तो बोलना. इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी के लिए जो हमारे पास बेस्ट एग्जांपल है, दैट इज स्प्रिंग, राइट? एक स्प्रिंग क्या होता है वो आप सबको पता है. सो restoring force, when a spring is deformed. स्प्रिंग के डिफॉर्मेशन में क्या होता है? या तो हम उसे स्ट्रेच करेंगे या उसे कंप्रेस करेंगे, राइट? तो जब भी हम किसी स्प्रिंग को डिफॉर्म करते हैं, डिफॉर्म करने में हम क्या करेंगे? या तो उसको खींच देंगे या उसको दबा देंगे, राइट? अ फोर्स डेवलप in the spring, a force develop in the spring that opposes the change in configuration. That opposes the change in configuration and bring back the spring to its original position, bring back the spring to its original configuration on removal of deforming force. This force is called restoring force. This force is called restoring force, right? Like आप कोई भी एक स्प्रिंग लो, उसको स्ट्रेच करो या कंप्रेस करो, ये हमने एक फोर्स लगाई. कौन सी फोर्स है ये? डिफॉर्मिंग फोर्स.
आपने इसको स्प्रिंग को खींच दिया, फोर्स लगा के खींचा, जैसे ही आप छोड़ोगे तो वापस जाएगा। वो वापस किस फोर्स की वजह से जा रहा है उसको क्या बोलते हैं हम? रेस्टोरिंग फोर्स। तो जो हमने फोर्स लगाई थी उसके अपोजिट होती है, दिस इज रेस्टोरिंग फोर्स, राइट। इसको हम रेस्टोरिंग फोर्स बोलते हैं। जो हमने फोर्स लगाई उसके जस्ट अपोजिट होती है। This force एक मिनट, within elastic limit. What is elastic limit? No permanent deformation. अगर परमानेंट डिफॉर्मेशन नहीं है, परमानेंट डिफॉर्मेशन कैसे? आप एक पेन में से स्प्रिंग निकालो, उसको थोड़ा सा खींचो वापस चला जाएगा, थोड़ा और खींचो फिर वापस चला जाएगा, थोड़ा और ज़्यादा खींच दोगे फिर वो वापस नहीं जाएगा। तो उसको हम क्या बोलते हैं? परमानेंट डिफॉर्मेशन। तो जब परमानेंट डिफॉर्मेशन हो गई देन इट इज आउट ऑफ इलास्टिक लिमिट। तो हम जो बात कर रहे हो किस में बात कर रहे हैं? विद इन इलास्टिक लिमिट। विद इन इलास्टिक लिमिट यानी नो रेस्टोरिंग, नो परमानेंट डिफॉर्मेशन। रेस्टोरिंग फोर्स is equal and opposite to deforming force. Equal and opposite to deforming force. बता दो। राइट, ये हो गया। Yes, sir. If a spring is stretched or compressed by an amount x, then restoring force is given by F dash is equal to minus kx. Negative sign indicate opposite direction. राइट, जो नेगेटिव साइन है वो अपोजिट डायरेक्शन की वजह से है। हाँ, K is called spring constant, which depend on size and material of spring। यानी स्प्रिंग बनाने के लिए कौन सा वायर यूज किया और स्प्रिंग का साइज क्या है। देखो, हमने ये एक स्प्रिंग है, इसको बोलते हैं नॉर्मल लेंथ ऑफ स्प्रिंग। अब आपने इसके ऊपर कोई फोर्स लगाई, ठीक है, तो ये स्प्रिंग आगे एक्सटेंड हो जाएगा।
ऐसे, ये इतना एक्सटेंड हो गया, इट इज बीइंग एक्सटेंडेड इन द राइट डायरेक्शन। तो रेस्टोरिंग फोर्स इस पे किधर होगी? लेफ्ट डायरेक्शन में। रेस्टोरिंग फोर्स होगी लेफ्ट डायरेक्शन में, एंड दिस फोर्स इज प्रोपोर्शनल टू अमाउंट ऑफ स्ट्रेच और कंप्रेस, जितना स्ट्रेच हुआ या जितना कंप्रेस हुआ। तो जितना आप इसको खींचते जाएंगे उतनी ये रेस्टोरिंग फोर्स बढ़ती जाएगी। तो ये रेस्टोरिंग फोर्स कब आती है सिस्टम में? जब हम अप्लाई करते हैं और जैसे ही वो डिफॉर्म होना शुरू हो जाता है, जब तक x 0 है, क्योंकि रेस्टोरिंग फोर्स है कितनी? -kx। तो जब तक x 0 है तब तक तो रेस्टोरिंग फोर्स 0 है। जैसे जैसे आप खींचते जाओगे ये फोर्स बढ़ती जाएगी, तो आपको डिफॉर्म करने के लिए और ज़्यादा फोर्स लगानी पड़ेगी, राइट। अब ये k क्या होता है? k होता है स्प्रिंग फैक्टर। स्प्रिंग फैक्टर किस चीज़ पे डिपेंड करता है? एक तो साइज़ क्या है, साइज़ में डायमीटर ऑफ स्प्रिंग क्या है, दूसरे वायर जो यूज़ किया उसका डायमीटर क्या है, और फिर तीसरे वायर का मटेरियल क्या है। जितना स्प्रिंग को खींचना मुश्किल होगा उतना k की वैल्यू ज़्यादा, जितना आसान होगा उतना k की वैल्यू कम। यही कह लो k कम तो स्प्रिंग की स्टिफनेस कम, k ज़्यादा तो स्प्रिंग की स्टिफनेस ज़्यादा, राइट। हाँ, इसको कंप्रेस करेंगे तो फिर फोर्स उधर हो जाएगी, तो x के अपोजिट है, तो ये x के अपोजिट है, राइट। इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी ऑफ स्प्रिंग it is equal to work done in deforming the spring, right. Small work done, small work against restoring force, and a small stretch or compression dx। जो हम स्ट्रेच या कंप्रेस कर रहे हो कितना कर रहे हैं? dx। और वर्क किसके अगेंस्ट हो रहा है? रेस्टोरिंग फोर्स के अगेंस्ट, क्योंकि वर्क का जो अपोज करेगी वो कौन करेगी? रेस्टोरिंग फोर्स। सो दैट इज वर्क डन अगेंस्ट रेस्टोरिंग फोर्स। अगेंस्ट रेस्टोरिंग फोर्स है, तो रेस्टोरिंग फोर्स क्या हो गया? रेस्टोरिंग फोर्स के अपोजिट हमें वर्क करना पड़ेगा। सो डी डब्ल्यू इज इक्वल टू कितना हो गया? -f' dx। but f dash is equal to -kx, so dw is equal to kx dx। total work to deform 0 to x, w इज इक्वल टू के एक्स डी एक्स। इसको इंटीग्रेट करेंगे 0 to x। दिस इंटीग्रेशन विल कम, x dx का इंटीग्रेशन होता है x² by 2। सो w इज इक्वल टू हाफ के एक्स स्क्वायर। बाय डेफिनेशन this work equals elastic potential energy।
So u is equal to half kx square. So that is the energy stored in a spring. Now ये बिल्कुल सेपरेट टॉपिक है, अब इसको पढ़ना, ये समझ में आ जाएगा. दिस इज कोलिजन. कोलिजन का मतलब क्या है? वही मतलब है जो होता है टकराना, राइट? टू और मोर bodies are said to be in collision if they make physical contact with each other. Right? अगर दोनों बॉडीज एक दूसरे से फिजिकल कांटेक्ट बनाती हैं, सो देन दे आर सेड टू बी इन कोलिजन, राइट? इसके अलावा और अदर देन दिस एक और तरीका है, और मोशन ऑफ वन इज इफेक्टेड बाय अदर. मैं या तो वो दोनों आपस में फिजिकल कांटेक्ट बनाए या किसी एक का मोशन दूसरे की वजह से इफेक्टेड हो. जैसे कि इसका एग्जांपल है अल्फा पार्टिकल स्कैटरिंग. पढ़ा है अल्फा पार्टिकल स्कैटरिंग? अल्फा पार्टिकल गोल्ड न्यूक्लियस पे ठीक है प्रोजेक्ट टारगेट किए तो वो स्कैटर हो गए. सो दैट वाज कोलिजन ऑफ अल्फा पार्टिकल विद गोल्ड न्यूक्लियस विदाउट फिजिकल कांटेक्ट. ठीक है, तो समटाइम्स दिस हैपन्स, द फिजिकल कांटेक्ट इज नॉट देयर बट स्टिल कोलिजन. उसमें कुछ और फोर्सेस इन्वॉल्व होती हैं, मैकेनिकल फोर्सेस नहीं होती, उसमें इलेक्ट्रिक फोर्सेस इन्वॉल्व होती हैं, राइट? बट उसको भी हम ठीक है एग्जाम्पल में आई वाज सेइंग द रदरफोर्ड स्कैटरिंग मॉडल, याद है? Yes. हाँ, उसमें अल्फा पार्टिकल को स्कैटर किया था बाय द गोल्ड न्यूक्लियस, राइट? तो जो अल्फा पार्टिकल और गोल्ड के बीच में जो प्रोसेस था दैट इज ऑल्सो कॉल्ड एज कोलिजन. उसको भी हम कोलिजन बोलते हैं, करेक्ट? Yes. राइट. मोमेंटम of system remain same before and after collision. ये collision की basic property है that momentum of system will remain same. Momentum of system remains same before and after collision, although momentum of individual body may change. Obviously, अगर दो बॉडीज टकराएंगी तो दोनों का मोशन चेंज होगा, बट टोटल सिस्टम का मोमेंटम सेम रहेगा. इंडिविजुअल बॉडीज के मोमेंटम चेंज हो जाएंगे, राइट? इतना समझ में आया? Yes. Now different type of collision. Elastic collision. Collision is said elastic if kinetic energy of system
is conserved. हम कोलिजन को इलास्टिक बोलते हैं अगर उसकी काइनेटिक एनर्जी कंजर्व्ड होती है. मोमेंटम तो कंजर्व होता ही है, काइनेटिक एनर्जी भी अगर कंजर्व हो गई तो कोलिजन को हम क्या कहेंगे? इलास्टिक कोलिजन, राइट? Inelastic collision. In this collision, there is some loss of kinetic energy. There is some loss of kinetic energy. लाइक इलास्टिक कोलिजन में काइनेटिक एनर्जी सेम रहती है, लेकिन इनइलास्टिक कोलिजन में कुछ काइनेटिक एनर्जी कम हो जाती है. दिस अमाउंट ऑफ काइनेटिक एनर्जी is converted in elastic potential energy. तो जितना काइनेटिक एनर्जी लॉस होता है वो कहाँ चला जाता है? इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी में. इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी क्यों है? क्योंकि जब दो बॉडी टकराएंगी तो देयर मे बी डिफॉर्मेशन अमंग द बॉडीज. उन बॉडीज में डिफॉर्मेशन हो सकता है, और जब डिफॉर्मेशन होगा तो इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी हो जाएगी. वो इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी कहाँ से आएगी? जो भी उनकी काइनेटिक एनर्जी थी उसका पार्ट उसमें कन्वर्ट हो जाएगा, राइट? सर बॉडी में डिफॉर्मेशन होना चाहिए, उनकी शेप चेंज हो जाएगी. क्या चीज? एक मिनट, नहीं समझ में आया मेरे को. सर बॉडी के फॉर्म होना. दोबारा बोल. सर आपने बॉडी से फॉर्म हो जाएगी तो रिजल्ट. हाँ सर तो इनकी शेप भी चेंज हो जाएगी. हाँ, शेप भी चेंज हो जाएगी. देखो क्रिकेट में क्रिकेट बॉल को आफ्टर सम टाइम चेंज करते हैं ना. क्यों चेंज करते हैं? क्योंकि वो उसकी शेप खराब हो जाती है. एंड क्रिकेट बॉल एंड बैट क्या है? कोलिजन ही है. सो ड्यू टू कंटिन्यूअस कोलिजन वो डिफॉर्म हो जाती है. तो डिफॉर्मेशन जब होती है तो शेप भी चेंज होती है, राइट? perfectly inelastic collision. Perfectly inelastic collision. It is a type of inelastic collision. एक inelastic collision की ही कैटेगरी है. It is a type of inelastic collision in which both the colliding bodies stick to each other. जिसमें दोनों कोलाइडिंग बॉडीज एक दूसरे से चिपक जाती हैं. ठीक है? Kinetic energy loss is maximum in this collision. In fact, एक इलास्टिक कोलिजन है जिसमें बिल्कुल भी काइनेटिक एनर्जी लॉस नहीं है, और एक परफेक्टली इनइलास्टिक कोलिजन है जिसमें मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी लॉस है. ठीक है? तो जो इलास्टिक नहीं है वो इनइलास्टिक है. इनइलास्टिक में कितना इनइलास्टिक है वो डिपेंड करेगा हाउ मच द एनर्जी इज लॉस्ट, राइट? तो सबसे ज्यादा एनर्जी लॉस किसमें होती है? परफेक्टली इनइलास्टिक. दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड परफेक्टली इनइलास्टिक. इसमें क्या होता है? दोनों बॉडीज एक दूसरे से स्टिक कर जाती है, करेक्ट? द एग्जाम्पल यू कैन टेक, सपोज एक वुडन ब्लॉक रखा है,
वी फायर ए बुलेट ऑन टू दैट, एक बुलेट फायर किया, वो बुलेट वुडन ब्लॉक में फंस गई, एंड देन बोथ वुडन ब्लॉक एंड बुलेट विल मूव टुगेदर. सो दैट इज an example of perfectly inelastic collision, right? Another example, a person is running, you throw a mud ball to the person, then the mud ball will stick to the person, right? And then will be called as a perfectly inelastic collision. In general, perfectly inelastic collision में दोनों bodies एक दूसरे से चिपक जाएंगी और फिर वो दोनों एक मिल के मूव करेंगे, एक बन के मूव करेंगे, right? इतना समझ में आया? Yes. Coefficient of restitution, स्मॉल ई से डिनोट करते हैं. इट इज द मेजर ऑफ degree of inelasticity of collision. It is the measure of degree of inelasticity of collision. यानी collision कितना inelastic है, right? It is given by ratio of it is the ratio of relative velocity after collision to relative velocity before collision. Relative velocity before collision, that is E is equal to V2 minus V1 upon U2 minus U1, right? Coefficient of restitution यानी E is an indicator कि ऑब्जेक्ट कितना इनइलास्टिक है. तो उसको हम देखते हैं कि रिलेटिव वेलोसिटी, बिकॉज रिलेटिव वेलोसिटी इज फर्दर रिलेटेड टू काइनेटिक एनर्जी. तो व्हाट इज द रेशियो ऑफ रिलेटिव वेलोसिटी आफ्टर एंड बिफोर कोलिजन, राइट? बिकॉज काइनेटिक एनर्जी लॉस होने का मतलब वेलोसिटी में कम हो जाना. तो रिलेटिवली कितना वेलोसिटी कम हो गई और उस हिसाब से फिर काइनेटिक एनर्जी कैलकुलेट हो जाएगा. So it is measured by change in relative velocity, that ratio of, okay. In general, E greater than equal to 0, less than equal to 1. For elastic collision, E is equal to 1, क्योंकि इलास्टिक कोलिजन पे काइनेटिक एनर्जी सेम रहती है. फॉर परफेक्टली इनइलास्टिक, E is equal to 0. Why is equal to 0? क्योंकि परफेक्टली इनइलास्टिक में रिलेटिव वेलोसिटी 0 हो जाती है, बिकॉज दोनों एक साथ मूव करते हैं तो दोनों की वेलोसिटी सेम हो जाती है, राइट? एंड इनके बीच में 0 से लेके 1 तक वैल्यू होती है. सो अगर इलास्टिक है तो E इज इक्वल टू 1 होता है, और परफेक्टली इनइलास्टिक है तो E इज इक्वल टू 0 होता है. Accordingly, coefficient of restitution change from 0 to 1. Carom is a game of collision, right? ये हमारी स्ट्राइकर लाइन है, ऐसे है ना, जिसके ऊपर हम स्ट्राइकर रखते हैं. ये पॉट हो गया जिसमें कॉइन जाती है,
ठीक है। नाउ मेरे पास एक कॉइन यहां रखी हुई है, करेक्ट, और मुझे इस कॉइन को अंदर पहुंचाना है, मुझे इस कॉइन को अंदर पहुंचाना है, ठीक है। तो आई टेक ए टारगेट लाइक दिस, ऐसे, एंड आई कीप द स्ट्राइकर हेयर, और मैं इसको हिट करूंगा, वो अंदर चली जाएगी ना, राइट। दिस इज वन वे। अदर वे इज, अगर मैं इस स्ट्राइकर को इधर रखता हूं कुछ इस तरह से, तो ये इसको सेंटर पे स्ट्राइक नहीं करेगा, साइड में स्ट्राइक करेगा, ठीक है, साइड में स्ट्राइक करेगा, और फिर ये इधर और स्ट्राइकर इधर, ऐसे जाएगा, ऐसे ही होगा। देखो कैरम खेला है तो ऐसे ही होता है ना, ये बाकी लोगों ने नहीं खेला क्या यहाँ पे? जिया कभी खेला नहीं कैरम? ऐसे ही होता है ना जैसे मैं बता रहा हूं, राइट। बट एक समझदार प्लेयर कभी भी ऐसे नहीं खेलेगा, बताओ क्यों? कोई भी समझदार प्लेयर कभी भी, चैंपियन लोग ऐसे खेलेंगे ही नहीं, वो हमेशा ऐसे खेलेंगे। नहीं, इस तरह से अगर हम खेलते हैं तो कॉइन के साथ साथ स्ट्राइकर भी जाएगा और फाउल हो जाएगा, राइट। अगर स्पीड थोड़ी सी भी ज़्यादा हुई तो कॉइन के पीछे पीछे स्ट्राइकर भी चला जाएगा। लेकिन इस केस में स्पीड कितनी भी हो, कॉइन के पीछे स्ट्राइकर नहीं अंदर जा सकता, यानी इस केस में फाउल कभी नहीं हो सकता। इस केस में देयर आर पॉसिबिलिटी ऑफ द फाउल। वो ऑब्वियसली या तो आप इतनी परफेक्ट हो के इतनी कम स्पीड से दिया कि ठीक है सारी एनर्जी ट्रांसफ़र हो गई, राइट। तो एक अच्छा प्लेयर हमेशा ऐसे खेलता है, राइट। मैं ये सब कुछ क्यों समझा रहा हूँ? क्योंकि ये कोलिजन है और ये दो डिफरेंट टाइप के कोलिजन्स हैं, राइट। दिस इज कैटेगराइज्ड एज वन डायमेंशन कोलिजन एंड दिस इज कैटेगराइज्ड एज टू डायमेंशन कोलिजन। वन डायमेंशन कोलिजन एंड टू डायमेंशन कोलिजन। मैं एक बार डिफाइन करता हूँ, फिर वापस इसको देखते हैं कि वाई वी से इट वन डायमेंशन एंड वाई वी से इट टू डायमेंशन कोलिजन। वन डायमेंशन कोलिजन in this collision both bodies move along line joining their center. In this collision, both bodies move along line joining their center. After collision, they continue moving. They continue along same line. They continue along same line. Now, two dimension collision. इसको हम हेड ऑन कोलिजन भी बोलते हैं। हेड ऑन
इसको हेड ऑन कोलिजन भी बोलते हैं, राइट। नाउ टू डायमेंशन कोलिजन, in this collision at least one body is not moving along line joining their center. After collision, both bodies move in different direction both bodies move in different direction, right? So one dimension collision में जो भी बॉडी मूव कर रही है, अगर कोई बॉडी रेस्ट पे है तो रेस्ट पे है, जो भी बॉडी मूव कर रही है वो अलोंग लाइन ज्वाइनिंग देयर सेंटर है। और टू डायमेंशन कोलिजन में, राइट, एटलीस्ट एक बॉडी उस लाइन में नहीं है। तो वन डायमेंशन कोलिजन में कोलिजन के बाद भी बॉडी सेम डायरेक्शन में मूव करती रहेंगी, सेम लाइन में मूव करती रहेंगी। और टू डायमेंशन कोलिजन में कोलिजन के बाद बॉडीज सेम लाइन में मूव नहीं करेंगे, राइट। लेट्स लुक टू दिस एग्जांपल। देखो, ये मैंने लाइन ड्रॉ की थी सेंटर को मिलाते हुए, तो अकॉर्डिंगली ये भी इधर जाएगी, ये भी इधर जाएगी। ये मैंने लाइन ड्रॉ की थी जो सेंटर को नहीं मिला रही थी, तो इस केस में ये बॉडी इधर चली जाएगी, ये बॉडी इधर चली जाएगी। So these are the two different type of collision. One dimension collision is called as head on, also called as head on collision. उसको हम head on collision भी बोलते हैं। Is it clear? तो हमारे पास टोटल कितने टाइप्स के कोलिजन हो गए? टोटल जो कोलिजन हो गए, 1D इलास्टिक, 1D इनइलास्टिक, 2D इलास्टिक एंड 2D इनइलास्टिक। अगर हम इनको ग्रुपिंग करें, one category of the collision is elastic or inelastic, right? One category of the collision is one dimension or two dimension. So accordingly 4 different type of collisions हो जाते हैं, ठीक है। टू डी कोलिजन में जो बॉडीज है ना वो सेंटर टू सेंटर स्ट्राइक नहीं करती। लाइक एक बॉडी ऐसे जा रही है, अच्छा, ना मैं फॉर्मूला लिख रहा हूँ, इनको डिराइव, कुछ डिराइव करेंगे कुछ नहीं भी करेंगे, वो नेक्स्ट क्लास में करेंगे। फॉर्मूला फॉर 1D कोलिजन, if two bodies M1 and M2
are moving along line joining their centers with speed u1 and u2 in same direction, then their velocities v1 and v2 after collision राइट कैसे है? ये एक ऑब्जेक्ट है m1 u1 स्पीड से मूव कर रहे हैं, ये एक दूसरा ऑब्जेक्ट है m2 u2 स्पीड से मूव कर रहा है. व्हाट कंडीशन आई हैव टेकन? इन सेम डायरेक्शन, राइट. दोनों सेम डायरेक्शन में है, तो जो हमारा फॉर्मूला होगा वो सेम डायरेक्शन के हिसाब से होगा. अगर अपोजिट होगा, कोई भी अपोजिट है, तो उसको आप फिर नेगेटिव लोगे, राइट. एंड लेट्स से कोलिजन के बाद इनकी वेलोसिटी चेंज होके v1 v2 हो गई. दिस इज बिफोर एंड दिस इज आफ्टर. ठीक है, दिस इज बिफोर एंड दिस इज आफ्टर. नाउ फर्स्ट फॉर इलास्टिक कोलिजन, अगर कोलिजन इलास्टिक है तो, राइट. और ये हम डिराइव करेंगे. v1 इज इक्वल टू m1 माइनस m2 u1 प्लस 2 m2 u2 अपॉन m1 प्लस m2. एंड v2 इज इक्वल टू, क्या होता है, 1 और 2 इंटरचेंज कर दो तो सेकंड का फॉर्मूला आ जाता है. 1 की जगह 2 आ जाएगा, 2 की जगह 1, तो सेकंड वाला आ जाएगा. याद रखने के लिए, यानी m1 की जगह m2, m2 की जगह m1, u1 की जगह u2, 2 m1 u1 अपॉन m1 प्लस m2. ये तो हो गया अगर कोलिजन इलास्टिक है. और अगर कोलिजन इनइलास्टिक है, ये हम डिराइव नहीं करेंगे. फॉर इनइलास्टिक कोलिजन, v1 इज इक्वल टू m1 माइनस em2 u1. ई क्या है? कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन, प्लस 1 प्लस ई m2 u2 अपॉन m1 प्लस m2. एंड देन वी इंटरचेंज कर देंगे, तो v2 इज इक्वल टू m2 माइनस ई m1 u2 प्लस 1 प्लस ई m1 u1 upon m1 plus m2. So these are the formulas for inelastic collision and these are for elastic collision. देखो इलास्टिक कोलिजन में E इज इक्वल टू 1 होता है, अगर इसमें E इज इक्वल टू 1 रखोगे तो ये आ जाएगा, राइट.